तो वेलकम बैक। आप लोगों का वापस से स्वागत है। वापस से हम आ चुके हैं पेपर का डिस्कशन करने के लिए, पेपर का एनालिसिस करने के लिए। लास्ट टाइम हमने ये चीता वाला क्वेश्चन किया था 25 वाला। अब हम लोग 26 से शुरू करेंगे और पेपर को आगे एनालाइज करेंगे। लेट मी इंट्रोड्यूस फुल स्क्रीन। हाँ अब ठीक ओके। 26 क्वेश्चन। अभी मैं 25 में तुम्हें एक फार्मूला बताया था, फार्मूला नंबर 6 था, जो कि मैंने क्या बोला था कि जब कोई भी दो स्टेटमेंट सेम वे में ओपन होती है, दोनों की ओपनिंग जो शुरू होने का वे होता है वो सेम होता है, तो दोनों में से एक करेक्ट होता है और एक इनकरेक्ट होता है। वही चीज़ आगे भी कंटिन्यू होगी। अब 26 में तुम देखोगे तो इसमें इट इज़ अ प्लेटफॉर्म एंड 4th में इट इज़ अ प्लेटफॉर्म। यानी ये आइडिया लग गया है कि इन दोनों में से कोई एक करेक्ट है और कोई एक इनकरेक्ट है, मतलब आंसर तो इन दोनों में ही छुपा हुआ है। अब हम क्वेश्चन की तरफ थोड़ा ध्यान देंगे। क्वेश्चन में लिखा है 100 मिलियन फार्मर। ठीक है, अगर 100 मिलियन फार्मर है मतलब कुछ तो होगा, लाइक 100 मिलियन टच हुआ होगा या समथिंग रिलेटेड टू 100, 0, 10 ऐसा कुछ होगा। ओके, हम डी वाला ऑप्शन पढ़ेंगे, लेकिन इसमें लिखा है इट इज़ अ प्लेटफॉर्म विद द मिशन ऑफ एनकरेजिंग द फार्मर टू फॉर्म प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन एग्रो बिजनेस। तो टोटल मिला के ओपन मार्केट ऑपरेशंस की बात की हुई है, लेकिन इसमें कहीं भी 100 या उससे रिलेटेड नंबर्स की बात नहीं की गई। ठीक है, लेकिन फर्स्ट वाले में उससे बात की गई है कि ट्रांजिशन करना है हम कहाँ से, फूड वाटर सिस्टम से नेट ज़ीरो कार्बन। अब तुम नाम से ही एजम्स कर सकते हो कि जो 100 मिलियन फार्मर है वो नेट ज़ीरो कार्बन, नेचर पॉजिटिव, इसके रिगार्डिंग ही हो सकता है। और सबसे अगर तुम चारों ऑप्शंस को पढ़ोगे भी तो ये जो है इंटरनेशनल अलायंसेस के ऊपर ज़्यादा डिपेंड कर जाता है। ये ब्लॉकचेन और ट्रेड फर्टिलाइज़र के ऊपर ही, मतलब उसका जो मेन फोकस है वो होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो डाइवर्स सेक्शन है ए ही है, ए ही ऐसा ऑप्शन है जो सबसे ज़्यादा डाइवर्स सेक्शंस को कवर कर रहा है, इसलिए इसका आंसर ए है। जैसा कि मैंने कहा था रूल के हिसाब से ये जो हमारा लॉजिक है, लॉजिक नंबर 6, जिसमें हमने बोला था कि जब दो स्टेटमेंट एक तरीके से ओपन हो तो उनमें से एक करेक्ट होती है और एक इनकरेक्ट होती है, तो उससे भी हमारा आंसर आ जाएगा। 27 की तरफ चलें तो 27 में क्वेश्चन में पूछा था कि इसमें से कौन सी डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्सेज है। अब एग्जाम टाइम में मोस्ट ऑफ लोगों को ये नहीं पता था कि डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्सेज क्या होता है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्सेज यानी ऐसे स्मॉल यूनिट होते हैं जो एक दूसरे से डिस्ट्रीब्यूशन लेवल पर ग्रिड से कनेक्टेड होते हैं, मतलब ग्रिड से एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। ऐसे एनर्जी रिसोर्सेज को हम अपन डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्सेज बोलते हैं। अब इसमें से कौन कौन सा डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्सेज है, चलो मैं आपको, अगर आप यहाँ पे एक वे में, जैसा मैंने बोला था कि हम अगर कुछ नहीं आ रहा है तो हम ग्रुपिंग करना शुरू कर देते हैं। मैं एक दूसरे का ग्रुप बनाना शुरू कर देता हूँ। जैसे मैंने बैटरी स्टोरेज का ग्रुप बनाया, बायोमास जनरेटर का ग्रुप बनाया, फ्यूल सेल का ग्रुप बनाया, रूफ टॉप सोलर फोटोवोल्टिक का ग्रुप बनाया, तो ये जो चारों है ये मोस्ट प्रोबेबली एक ही ग्रुप में आएंगे। आप ध्यान से देखोगे तो सारे जो एनर्जी रिसोर्सेज है वो एक ही ग्रुप में आते हैं, कोई भी अलग ग्रुप में नहीं आता है। इसमें कोई पेट्रोकेमिकल की बात नहीं कर दी गई है, बहुत ऐसा अलग पॉइंट की बात नहीं कर दी है जो इसमें से एकदम से अलग हो जाए, ये इम्पोस्टर हो जाए जिसको आप पकड़ सको। एक इम्पोस्टर वाला रूल भी है जो हम आपको आगे बताएंगे, पर रिसेंटली यही है कि भाई ये चारों जो है इनको किसी एक ग्रुप में, यूनिट में किया जा सकता है। और दूसरी चीज़ क्या, दूसरी चीज़ कि 27 जो क्वेश्चन है वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन। ठीक है, रूल नंबर 7 लिख लो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन में तुम डी करने से कभी भी घबराना मत। अगर तुम्हें लग रहा है कि भाई ऑल ऑफ द अबव आंसर है या डी आंसर है तो कभी घबराना मत, तुम उसको ईजिली टच कर दो और मोस्ट प्रोबेबली वही आंसर होगा, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉसिबिलिटीज़ का गेम होता है। अब पॉसिबिलिटीज़ बहुत सारी हैं यूनिवर्स में, कुछ भी पॉसिबल है। आज साइंस ने जो अचीव नहीं किया है, हो सकता है अगले महीने ही साइंस वो अचीव कर ले। जो चीज़ आज इम्पॉसिबल दिख रही है अगले साल हो सकता है वो चीज़ पॉसिबल हो जाए। इसीलिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मोस्ट ऑफ डी आंसर होता है, क्योंकि उसमें पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो हमने रूल नंबर 7 क्या सीखा कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी अगर हो तो उसका मतलब है कि ऑल ऑफ द अबव आंसर हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। ठीक है, 28 जो क्वेश्चन है उसमें आपको अगला रूल लिखना है, जो आपका 8th रूल आ जाएगा। 8th थंब रूल आपका ये रहेगा कि शॉर्टेस्ट इज श्योरेस्ट। जो शॉर्टेस्ट होता है वही श्योरेस्ट होता है, मतलब जब से ज़्यादा चांसेस जो होते हैं वो मोस्ट प्रोबेबली करेक्ट होने के, तो सबसे छोटा ऑप्शन होता है उसके होते हैं। ठीक है, ये एक नहीं, मैं तुम्हें कई बार नोटिस करवाऊंगा कि जनरली आंसर जो होता है वो सबसे शॉर्ट आंसर होता है, वही होता है। अब तुम बोलोगे भाई इसमें क्या लॉजिक है, ये तो अंधा टिकी है, आप ब्लाइंडली गेस करवा रहे हो हमसे और कुछ नहीं। मतलब नहीं, ऐसा नहीं होता। आप बोलोगे कि शॉर्टेस्ट आंसर कैसे हो सकता है, तो मैं बता सकता हूँ।
क्या होता है, कई बार जब पेपर मेकर होते हैं उनका पर्सपेक्टिव होता है कि उन्हें गलत ऑप्शंस क्रिएट करने होते हैं, और मोस्ट ऑफ टाइम हम क्या करते हैं, गलत ऑप्शन क्रिएट करते समय उनको बड़ा बना देते हैं, ठीक है, ज़्यादा एक्सप्लेन करने वाला या ज़्यादा लॉन्ग बना देते हैं, जिसकी वजह से वो लंबा हो जाता है, जैसे सैंडलवुड लंबा हो गया। वेयरएस जो आंसर होता है वो टू द पॉइंट, निप टू द पॉइंट, जहाँ से शुरू होता है वहीं ख़त्म हो जाता है, इसलिए बहुत शॉर्ट होता है। अब बाकी यहाँ पर बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। वैसे तो इसमें आपको नॉलेज के बेस पे ही हो जाना चाहिए। हमने बचपन में ही जो अंजीर खाया हुआ होता है, बोलते हैं ना अंजीर में कीड़े होते हैं, कीड़े अपने बच्चे रख देते हैं, तो ये वाला जो है ये वही उसी को दर्शा रहा है। तो एग्जैक्टली मतलब ये चीज़ में सिंपली वही मेंशन ही वही किया गया है, तो आंसर इजीली आ जाना चाहिए। बट स्टिल इफ़ यू डोंट गेट इट, जस्ट गो फॉर द शॉर्टेस्ट इज द श्योरेस्ट। हालांकि शॉर्टेज इज़ द श्योरेस्ट के जो परसेंटेज रेशियो है कि भाई कितना ये करेक्ट हो सकता है कितना नहीं करेक्ट हो सकता, वो 50% से भी कम है, बहुत कम है, 50% से भी काफ़ी कम है। इसीलिए मैं इसको पर्सनली सजेस्ट नहीं करता हूँ। बट इवन अगर आप ऐसी सिचुएशन में फंसे हैं कि मुझे कुछ भी नहीं आ रहा है, मैं क्या करूँ, क्या मैं ब्लाइंड गेस कर लूँ, तब बोलना नहीं, मैं शॉर्टेस्ट इज़ द श्योरेस्ट में जाता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा 8th रूल हो गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो 29 है उसमें पूछा हुआ है कि भाई इसमें कौन सी ऐसी जो चीज़ें हैं जिनकी पॉइजनस स्पीशीज़ हैं। भाई आज तुम देखो, मैंने जैसा बोला साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, वैसे इन्वायरमेंट में भी पॉसिबिलिटीज़ है ना। इवन हम तो भाई अब तक 50-60% भी इन्वायरमेंट का नहीं टच कर पाए हैं, इतना भी नहीं जान पाए हैं, तो मैं कैसे बोल दूँ कि इसमें से किसी की एक की पॉइजनस स्पीशी नहीं है। हो सकता है कल को जाके 1 महीने बाद या प्रीलिम्स के रिजल्ट के 1 दिन पहले 2 दिन पहले हो सकता है इनमें से किसी की एक की पॉइजनस स्पीशी मिल जाए। और जनरली इन्वायरमेंट में हर एक जो पर्टिकुलर रेप्टाइल होता है उसकी पॉइजनस स्पीशीज़ होती ही होती हैं। इसीलिए इस पॉसिबिलिटी के हिसाब से हम इसमें ऑल ऑफ द अबव लगाएंगे, क्योंकि इस चीज़ को प्रूव करना या इस चीज़ को शो करना फैक्टिवस वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। यहाँ पर आपको देख सकते हो कि यहाँ पर पॉइजनस स्पीशीज़ के नाम दिए हुए, बटरफ्लाई, मोनार्क बटरफ्लाई, फिश में पफर फिश, एंड फ्रॉक्स में डार्ट फ्रॉक जो होता है वो जनरली पॉइजनस होते हैं, ठीक है। 30th की तरफ चलेंगे तो 30th में ये लिखा है कि जो ऊपर आपको ट्रीज़ दिए गए हैं इसमें से कौन से नेटिव है इंडिया के, यानी जो शुरू से ही इंडिया में उगाए गए हैं, जो इंडिया ने ही शुरुआत की है उगाने की। तो हमें एक जनरल आइडिया है कि पपाया जो है वो ब्रिटिश या पोर्चुगीज़ के टाइम पे हमारे यहाँ आया था, मतलब ये नेटिव तो नहीं है पपाया, है ना। रेड सैंडर्स, अब तुमने पुष्पा मूवी देखी होगी, जो आंध्र प्रदेश साइड में या तमिलनाडु साइड में या वो आंध्र प्रदेश के ईस्टर्न घाट साइड में जहाँ पर रेड सैंडर्स जो होते हैं वो वहाँ ही नेटिव होते हैं, और वहीं से उसका वो ब्लैक मार्केटिंग क्यों चालू हुआ उसका, पुष्पा वाले जो रेड सैंडर था उसका ब्लैक मार्केटिंग क्यों चालू हुआ, क्योंकि वो इंडिया में ही नेटिव है, वो और कहीं मिलता नहीं है जल्दी, इसीलिए वो इंडिया में नेटिव है। ये आप पॉजिटिव मान सकते हो मूवी के बेस पर। अब पपाया नहीं मिलता ये भी आपको आइडिया है। अब देखो कैश्यू जो है वो बहुत ज़्यादा डिबेटेबल है, या फिर हो सकता है एग्ज़ाम में आपको ध्यान ना आए कि ये इंडिया में उगाया जाता है कि नहीं उगाया जाता है। तो यहाँ पर हम सिंपली क्या करेंगे, हम सिंपली N-2 रूल फॉलो करेंगे। अगर 3 ऑप्शन है, अगर मुझे एक पे क्लियर है तो मैं N-2 रोल करके एक को आंसर लिखूँगा, क्योंकि मुझे इन दोनों का क्लियर नहीं है तो मैं किसी भी फेजेस में अपना मार्क्स गंवाऊँगा नहीं। मैं कोशिश करूँगा कि मैं 1 ओनली के साथ ही जाऊँ। ये सब कोर्स अगर आप 2 भी टिक करते हैं तो उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। एग्ज़ाम टाइम में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होता है, एग्ज़ाम टाइम में काफ़ी सारी चीज़ें हमारे दिमाग में चल रही होती है, कई सारी गलतियाँ होती हैं, और ये चीज़ें ऐसी है कि वो इस तरीके से प्रेजेंट की गई है कि आप इनमें गलतियाँ करो, ठीक है। बाय द वे यहाँ पे N-2 और एट द एंड यहाँ पे N-2 ज़्यादा रूल लगेगा और आंसर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो RTG के बारे में पूछा हुआ है। RTG के बारे में उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दी है, जैसे कि ये मिनिएचर फ्यूजन रिएक्टर्स हैं, ये ऑन बोर्ड सिस्टम को पावर करने में यूज़ की जाती हैं। ये यूज़ किया इट कैन बी यूज एज प्लूटोनियम-238, वो जो कि बाय प्रोडक्ट है वेपन डेवलपमेंट में। अब यहाँ पे क्योंकि कैन बी यूज़ या कैन यूज़ है तो इसको करेक्ट मानूंगा, तो जिसमें थर्ड नहीं है उसको मैं काट दूंगा, क्योंकि पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। एक तो ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है तो पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। सेकेंड वाला जो है हम इसको भी मान लेते हैं क्योंकि RTG ऊपर दिया गया है और उसी में सेकंड ऑप्शन में उसका वर्क दिया गया है। और जनरली जब किसी नए टर्म को इंट्रोड्यूस किया जाता है, कोई भी एक एक्स्ट्रा टर्म या नया टर्म जब इंट्रोड्यूस किया जाता है और उसका कोई एक काम या उसका कोई एक वर्क जब स्टेटमेंट से बताया जाता है तो जनरली वो करेक्ट होता है।
उसका कोई फंक्शन काम या जिससे वो यूज़ में लाया जा सके, तो वो जनरली करेक्ट होता है, तो हम सेकंड को करेक्ट मानेंगे। अब फर्स्ट को करेक्ट मानना ना मानना, इसमें फिर डिबेट, ये फिर बहुत ज़्यादा वो डिबेट वाला टॉपिक है भाई। इसमें बहुत मुश्किल था ये चीज़ एग्ज़ाम में क्लिक कर पाना बहुत मुश्किल था कि हाँ मिनिएचर फ्यूजन रिएक्टर्स नहीं था। हालांकि ये चीज़ वहाँ पर बहुत हार्ड टू क्लिक थी, इसलिए अगर आप डी करते हो तो भी आप एक विनर हो, अगर आप बी करते हो तो भी आप एक विनर हो। लेकिन आप सी तो करोगे नहीं क्योंकि आप सेकंड करेक्ट कर दिया है, तो एटलीस्ट आप 50-50 चांसेस में तो हो, यू आर एटलीस्ट एन 50-50 चांस। और 50-50 तक आ ही गए हो तो आंसर टिक कर ही जाना, खाली छोड़ के मत जाना। 50 में आ गए हो तो किस्मत का एक दाव और सही, ठीक है। 32 के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन में जायंट स्टार के बारे में पूछा गया है कि जायंट स्टार जो है वो डॉर्फ स्टार से लंबा जीते हैं कि छोटा जीते हैं, ये पहले स्टेटमेंट दी गई है। दूसरे में दिखा है कंपेयर टू जायंट स्टार हैव अ ग्रेटर रेट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। तुम इस पॉइंट पर पॉज करो, वीडियो को पॉज करो और सोचो कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट में इसमें कौन सा रूल लग रहा है या कौन सा लॉजिक लग रहा है। जितने लॉजिक मैंने बताया इसमें से कौन सा लॉजिक इसमें लग रहा है। अब बहुत लोगों को ध्यान होगा, बहुत लोगों को ध्यान नहीं होगा, बट मैंने तुमको शुरू में ही, इस सीरीज़ के शुरू में ही बता दिया था कि जनरली जिस स्टेटमेंट में दिस पर्टिकुलर थिंग इज़ बिगर देन दिस पर्टिकुलर थिंग इज़ लॉन्गर देन दिस पर्टिकुलर थिंग, और दिस पर्टिकुलर थिंग इज़ फास्टर देन दिस पर्टिकुलर थिंग, ऐसा लिखा हुआ होता है तो वो इनकरेक्ट होता है। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि दिस लीव्स मच लॉन्गर देन दिस, वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है ना कि ये एक पर्टिकुलर चीज़ है जिनका कंपैरिजन किया गया हुआ है, एग्जैक्ट कंपैरिजन और सेम वर्डिंग के साथ कंपैरिजन किया गया है। इसका मतलब ये इनकरेक्ट हो जाएगा, और जैसे ही इनकरेक्ट हुआ तुम सीधा आंसर की ओर जाओगे। मतलब अगर तुम ध्यान दोगे तो चीज़ों को सॉल्व किया जा सकता है। यहाँ पर मैंने जो लॉजिक बताया था वो लॉजिक लगा है, वो अप्लाई हुआ है, आंसर करेक्ट आया है, ठीक है। 38 के चले तो अगला जो क्वेश्चन था वो इसके बारे में, ह्यूमन बॉडी के बारे में पूछा गया था। डाइल्यूट बॉडी वेसल्स में जो ब्लड फ्लो है उसको कौन सी ऐसी गैस है जो इंक्रीज़ करती है, ठीक है। और इसमें से एक दो चीज़ें हैं, जैसे कि मैंने पेंटॉक्साइड का नाम नहीं सुना है, लेकिन मैंने नाइट्रोजन ऑक्साइड का नाम सुना है। इसको लाफिंग गैस बहुत लोग बोलते हैं, बहुत सारे मूवीज़ में, कॉमेडी शोज़ में, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जहाँ पे स्टफ़ में इसका कंटेक्स्ट दिया जाता है, इसको एज अ रेफर यूज़ किया जाता है, जहाँ पे वो जो मेन कैरेक्टर होता है नाइट्रस ऑक्साइड सूंघ लेता है और उसके बाद वो पागलों की तरह हंसने लगता है कंटिन्यूसली कुछ आवर्स तक। तो मतलब ये तो हमने सुना हुआ है, ठीक है। मतलब ये पर्टिकुलर इसका काम ये तो नहीं, ये जो बता रहा है इसका काम ये तो नहीं है, ठीक है। बचा ये तीनों ऑप्शन में, तो इन तीनों ऑप्शन में तुम क्या चूज़ करोगे। अब हो सकता है इन तीनों ऑप्शन में तुम वो हो कि भाई मेरे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचे, मुझे तो इसके बारे में नहीं पता, इसका मुझे बेसिक आइडिया नहीं है, लेकिन ये आइडिया है कि भाई पॉल्यूटेंट है इन्वायरमेंट में, ठीक है। इसको भी तुम एक बार के लिए इनकरेक्ट कर दो। अब बचा तुम्हारे पास दो ऑप्शन, लेट मी क्लियर द ऑप्शन, एक सेकेंड, ठीक है। अब मैंने क्लियर कर दिया, लाइक अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन बचे। तुमने इसको काट दिया कि उसका काम लाफिंग गैस का है, इसको काट दिया क्योंकि ये इन्वायरमेंट में एक पॉल्यूटेंट का काम करता है। तो अब बचे तुम्हारे पास दो ऑप्शन, नाइट्रिक ऑक्साइड या नाइट्रन ऑक्साइड। इसको भी तुम सॉल्व कर सकते हो, इसलिए नहीं क्योंकि ये आंसर है, क्योंकि तुम्हारी अप्रोच क्लियर होनी चाहिए। मैंने पहले ही बोला था कि तुम्हें ब्लाइंडली टिक नहीं करना है। मैं ऐसा नहीं कि भाई वहाँ पे वो कॉइन टॉस कर रहा हूँ कि भाई क्या करो, ये करो, डी करो, नहीं। हमारी एक अप्रोच है ना, हमने क्या अप्रोच किया है कि जो ऑप्शन जितना शॉर्ट होता है, जो जितना छोटा होता है उसकी शॉर्टी उतनी ही ज़्यादा होती है। इसमें शॉर्ट कौन सा, ये तो सबसे बड़ा हो गया ना, सबसे छोटा तो ये है, तो यहाँ आंसर मोस्ट प्रोबेबली ये होना चाहिए। एटलीस्ट मुझे नहीं पता कि आंसर सही है गलत है क्या है, लेकिन मेरे पास एक अप्रोच तो है, सोचने के लिए एक दीवार तो है जिसके सहारे मैं सोच सकता हूँ। मैं ब्लाइंडली यहाँ वहाँ तो नहीं जा रहा ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी यहाँ पे पूछा गया है कि भाई जो रडार्स है वो कहाँ यूज़ कर सकते हैं। देखो इसका मैंने खुद ने सी आंसर किया था, इसका मोस्ट ऑफ 99% एक्सपीरियंस ने इसका आंसर सी ही किया, क्योंकि हालांकि हमने ध्यान नहीं दिया कि नारकोटिक्स जो है उसमें एक्सरे यूज़ होता है, रडार यूज़ नहीं होते। अगर आपने इसमें सी किया था तो आप पथ को फॉलो कर रहे हो, तो उसमें भी कोई गलती नहीं है। अगर आपने इसमें बी किया तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका आंसर करेक्ट हो चुका है। तो दोनों ही वे में आपके पास विन एंड विन सिचुएशन। अगर आप पथ को फॉलो कर रहे हो यानी आपके नेट पॉजिटिव तो आने ही हैं, आपका क्लियर होना ही है, उसका दिक्कत नहीं है, ठीक है। पथ को मत भूलना। जैसे अपन एक चीज़ से डाइल्यूट हो जाते हैं ना कि अरे मुझे लगता है ये नहीं होगा, ये होगा, तो मैं अपना जो मेरा अप्रोच है ना मैं उसको चेंज कर देता हूँ, बदल देता हूँ, तो वो फिर वहाँ से चीज़ें इनकरेक्ट होना, गलत होना शुरू हो जाती है।
आप आधे पेपर को एक अलग अप्रोच से और आधे पेपर को एक अलग अप्रोच से सॉल्व नहीं कर सकते। आपको सेम अप्रोच पूरे पेपर में यूज़ करनी है कि अप्रोच का लाइनअप टूटना नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़े। 30th फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोलता है? 30th फिफ्थ क्वेश्चन बोल रहा है कि ऊपर में से कौन सा 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है। अब मुझे इसमें कोई भी आइडिया नहीं था। अब मोस्ट प्रोबेबली डी तो आप नहीं ही करते, बट स्टिल इसमें एक सोचने का तरीका था जिससे आंसर तक आया जा सकता था। राफेल, मिग 29 और तेजस, ये तीनों ही बहुत पुराने टाइम पे न्यूज़ में थे। नए टाइम में ये सब न्यूज़ में नहीं, इसका मतलब ये ओल्ड जनरेशन वाले एयरक्राफ्ट हैं, यानी ये 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट नहीं है। अगर वो उस टाइम पे न्यूज़ में होते, करंट में न्यूज़ में होते, तो वो पूछे जाते, भाई पूछा जाता कि हाँ 5th जनरेशन में है कि नहीं है। लेकिन ये ओल्ड टाइम न्यूज़ में थे, आपने बहुत टाइम से इनके बारे में पढ़ा नहीं होगा उस टाइम पे, इसलिए इसका आंसर डी हो सकता है। हाउएवर मैं एक्सपेक्ट नहीं करता पर्टिकुलरली किसी भी स्टूडेंट से कि वो डी लगा कर आए यहाँ पर, एटलीस्ट वो 1 ओनली तो लगा कर आएगा ही, क्योंकि मोस्ट ऑफ केसेस में डी आंसर नहीं होता। ये देखो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट की लिस्ट दी हुई है, सुखोई हो गया, F-22 हो गया, F-35 हो गया, ये सब जो है 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है। ये राफेल जो है 4th जनरेशन, राफेल, मिग, तेजस 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट। हालांकि मैं पर्सनली फील करता हूँ कि भाई उसमें अगर तुम्हारा गलत होता है तो उसमें कोई गलती नहीं है तुम्हारी, वो क्वेश्चन इस तरीके से डेवलप किया गया था कि गलत हो। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।